वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको जो आर्थिक महत्व के जितने भी पादप थे उन सब के बारे में बताया था और उनके सबके वैज्ञानिक नाम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व। यानी कि देखिए, जो मानव होता है वो जंतुओं से भी अनेक उपयोगी पदार्थ, अनेक उपयोगी सामग्री है, ठीक है, वो प्राप्त करता है, उसका वो उपयोग करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जंतुओं को पालता है, यानी कि पालतू जंतुओं का क्या करता है, वो पोषण करता है, ठीक है। यानी कि पालतू जंतु भी होते हैं जो मानव के लिए आर्थिक महत्व के साबित होते हैं। तो मानव किस प्रकार के जंतुओं का पालन पोषण करता है, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। यानी कि मधुमक्खियों को भी इंसान के द्वारा पाला जाता है, ठीक है। उनसे प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का उपयोग किया जाता है और वो अलग अलग रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात की जाए तो देखिए रेशम कीट पालन भी किया जाता है। इसके अलावा लाख कीट का पालन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मधुमक्खी के पालन के बारे में आपको बता दिया। मछली पालन होता है वो भी किया जाता है। ओके, प्रवाल भित्ति पालन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोती, ठीक है, मोती या मुक्ता संवर्धन या पालन के बारे में आपको बताऊंगा। कुछ ये जंतु होते हैं, ठीक है, जिनको मानव के द्वारा पाला जाता है और उनसे जितने भी प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं उनका या तो वो भोजन के रूप में उपयोग करता है या फिर अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करने के लिए इनको वो पालता है, ठीक है। तो देखते हैं आखिर कौन कौन से जंतुओं का मानव के द्वारा पालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपीकल्चर के बारे में, यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में, ठीक है। तो देखिए चैप्टर आपका 14 में चल रहा है, तो लिख देता हूं चैप्टर नंबर है 14, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 है, यानी कि पादपों के आर्थिक महत्व हमने पढ़ लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन यानी इसको हम कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। तो देखिए मानव के द्वारा मधुमक्खी का पालन है वो एक लंबे समय से होता रहा है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन होता है, इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है। अब मधुमक्खियों के पालन के उपयोग की बात करें, इनके उपयोग की बात करें कि आखिर इनको पालने की क्या जरूरत है। देखिए इनको पालने के दो लाभ है, ठीक है, दोहरा लाभ हमको मिलता है। पहले यदि बात करें तो देखिए इनके द्वारा परागण की क्रिया होती है इनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। परागण का मतलब होता है कि जो एक फूल से दूसरे फूल के बीच, ठीक है, जो निषेचन की क्रिया होती है वो उनमें मधुमक्खी हैं वो काफी सहायक होते हैं। जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो उसमें काफी सहायक होते हैं, ठीक है। एक तो परागण की क्रिया होती है। अब इस परागण की क्रिया से फायदा क्या है कि जो फसल उत्पादन होती है, फसल उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा उपयोग की यदि बात करें तो इससे हमें क्या मिलता है, शहद प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे मोम प्राप्त होता है, जिसको कहा जाता है मधुमोम प्राप्त होते हैं। तो ये इसके उत्पाद हो जाते हैं। तो दोहरा लाभ है, ठीक है, कि परागण की क्रिया के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा इससे शहद भी मिलता है, मधुमोम भी मिलता है। अब देखिए इनकी बात करते हैं कि मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला जो शहद होता है, यदि इसकी बात की जाए तो इसमें उच्च ऊर्जा वाला क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, यानी कि भोज्य पदार्थ है। उच्च ऊर्जा वाला खाद्य पदार्थ है, यानी कि शहद से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और भोजन हम करते ही क्यों है, खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण करते ही क्यों है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हमने शहद की बात कर ली। इसके अलावा शहद का और फायदा देखते हैं। शहद होता है यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है, क्योंकि ये करीब हजारों सालों तक खराब नहीं होता है। लंबे समय का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक ये खराब नहीं होता है, यानी कि ये मधुमक्खी हैं करीब करोड़ों सालों से चली आ रही हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों साल से, हजारों साल से चलती आ रही हैं। तो
एक लंबे समय के बाद भी शहद कभी भी खराब नहीं होता है। तो मधुमक्खी का जो शहद है वो कभी भी खराब नहीं होता है, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। तो देखिए लंबे समय तक खराब नहीं होता है, जब ये शहद है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, इसी कारण इसका उपयोग है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षक का मतलब कि यह दूसरी चीजों को खराब होने से बचाता है, ठीक है। परि माने दूसरा और रक्षक माने रक्षा करता है, तो दूसरे और खाद्य पदार्थों को यह खराब होने से बचाता है, तो इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए इनसे जो शहद और मधुमेह में वो एक लंबे समय से प्राप्त किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये आज यदि वर्तमान समय में बात की जाए, वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो देखिए वर्तमान समय में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाए गए छत्तों के अंदर मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे उत्पाद के रूप में मधुमोम और शहद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक व्यापार है, यानी कि इस मधुमक्खी पालन से भी क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो रोजगार के अंदर आता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से कुटीर उद्योग है, ओके। और इसके अलावा शहद का एक उपयोग और बताता हूं, इसके अलावा शहद का एक उपयोग ये है कि देखिए जो शहद होता है वो औषधियों में भी काम आता है, ठीक है, औषधियों में भी काम आता है, इनकी औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आता है मधुमक्खी पालन के अंदर, ओके। मधुमक्खी पालन का प्रमुख फायदा तो यही होता है, एक तो होता है कि परागण की क्रिया इससे आसान होती है, इसके कारण फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, और इससे प्राप्त होने वाले शहद और मधुमोम होते हैं वो काफी फायदेमंद होते हैं, इनके कई उपयोग होते हैं। पहली बात तो ये उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है, शहद होता है, ठीक है। इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, ओके। और कृत्रिम रूप से बनाए गए छत्तों के अंदर वर्तमान में मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसको मधुमक्खी पालन कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका मधुमक्खी पालन। अब दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट है वो है रेशम कीट पालन। अब देखिए रेशम कीट पालन की बात की जाए तो रेशम कीट पालन क्या है कि हमको पालना है रेशम कीट को। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रेशम कीट क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा कीट होता है जो क्या देता है, जो रेशम का धागा देता है, ठीक है। अब और इस रेशम के धागे से क्या बना जाते हैं, इस रेशम के धागे से बनते हैं कपड़े। क्या बनते हैं? कपड़े। तो रेशम से कपड़े बनाने की शुरुआत की गई थी, वो सबसे पहले की गई थी चीन के अंदर। किसके अंदर? चीन के अंदर की गई थी। रेशम से कपड़े बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन के अंदर की गई थी, ठीक है। और भारत रेशम कीट से कपड़े बनाने में तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन आ गया? चीन हो गया। दूसरे स्थान की बात की जाए तो सेकंड पोजीशन पर आता है जापान। कौन आता है? जापान, ठीक है। यानी रेशम कीट पालन में पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? जापान। और तीसरे स्थान रखता है भारत। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हमने रेशम कीट के बारे में जान लिया कि ऐसा कीट जो रेशम का धागा देता है। तो इस रेशम कीट के बारे में देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये बॉम्बेक्स मोराई क्या एक जाति है, ठीक है। ये किसकी जाति है? ये रेशम कीट की जाति है। तो इसी जाति यानी कि बॉम्बेक्स मोराई वाले रेशम जो कीट होता है, बॉम्बेक्स मोराई जाति वाला जो रेशम कीट होता है, उसी से ही सबसे ज्यादा मात्रा में रेशम है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि इस बॉम्बेक्स मोराई से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए इस रेशम कीट को पाला जाता है किसके? शहतूत के पत्तों पर।
शहतूत के पत्तों पर इसको पाला जाता है, पत्तों पर पाला जाता है, इसको शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, और देखिए अब किस प्रकार से, क्योंकि देखिए जो बॉम्बिक्स मोराई होता है वो शहतूत के पत्तों को ही खाता है, इस पर ही इसको पाला जाता है। ओके, तो जब बॉम्बिक्स मोराई होता है इसके लिए संघ की बात की जाए तो देखिए संघ आता है ऑर्थोपोडा, ये ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य है। ठीक है, इसके अंदर भी आता है इंसेक्टा भी, इंसेक्टा क्या है, वर्ग आता है। ठीक है, और इंसेक्टा वर्ग के अंदर भी बात की जाए लेपिडोप्टेरा गण का क्या होता है, ये सदस्य होता है। ठीक है, तो बॉम्बिक्स मोराई होता है वो ऑर्थोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस रेशम कीट से रेशम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो देखिए, तो रेशम का जो लार्वा होता है, रेशम का लार्वा होता है, इसको कहा जाता है कैटरपिलर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कैटरपिलर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रेशम का जो लार्वा होता है इस लार्वा के अंदर ही क्या पाई जाती है, एक जोड़ी लार्वा ग्रंथि पाई जाती है, और इन्हीं लार्वा ग्रंथियों को रेशम ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो जैसे ही ये जो लार्वा होता है वो क्या होता है, परिपक्व होता है, लार्वा परिपक्व होता है, यानी कि लार्वा जैसे ही बढ़ता है तो ये जो लार्वा ग्रंथि होती हैं ये 5 गुना लंबी होती है। ठीक है, यानी कि रेशम कीट का लार्वा या कैटरपिलर जिस प्रकार से बढ़ेगा उसके 5 गुनी साइज में जो लार्वा ग्रंथि होती है यानी रेशम ग्रंथि होती हैं उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब देखते हैं कि इस रेशम कीट के लार्वा से जो हमें रेशम प्राप्त होता है, रेशम वो हमें एक द्रव के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये द्रव के रूप में उस रेशम को छोड़ता है, तो ये द्रव से रेशम कम बनता है, क्योंकि जब यह द्रव होता है इस रेशम के लार्वा के द्वारा जो द्रव छोड़ा जाता है, जब यह द्रव हवा के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो यह ठोस बन जाता है, और वही क्या होता है, रेशम का धागा होता है। रेशम का क्या होता है, धागा होता है। ठीक है, यानी कि बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा होता है, इस लार्वा के द्वारा जो छोड़ा गया द्रव होता है, इसकी लार ग्रंथि रेशम ग्रंथियों के द्वारा जो द्रव छोड़ा जाता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो रेशम का धागा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं, जब रेशम का लार्वा होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। लार्वा पूरी तरह से कैसा हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जब लार्वा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसकी लंबाई हो जाती है करीब 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो ये क्या करता है, यह अपने चारों बगल, ठीक है, अपनी चारों तरफ एक कोकून का निर्माण करता है। किसका, एक कोकून का निर्माण करता है, और कोकून के निर्माण के दौरान ये क्या करता है, अपने चारों साइड में धागे करके एक संरचना बनाता है, और खुद इसके अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, और ये कोकून ही होता है, इसी कोकून से हमको क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। तो इस कोकून के अंदर बंद हुआ जो लार्वा होता है, जो पूरी तरह से जब निष्क्रिय हो जाता है, वो अपना भोजन करना बंद कर देता है और कोकून का निर्माण स्टार्ट करता है, चारों बगल रेशम को लपेट देता है। ठीक है, और यह निष्क्रिय हो जाता है, तो इसको कहा जाता है, इस लार्वा को उस समय कहा जाता है प्यूपा। क्या कहा जाता है, प्यूपा। तो हमें जो कोकून प्राप्त होता है, हमें जो रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, वो हमें प्यूपा स्टेज से मिलता है। कब से मिलता है, वो हमें प्यूपा स्टेज से मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्यूपा जो होता है, ठीक है, इससे प्राप्त होने वाला कोकून होता है, इस कोकून से जो हमें रेशम का धागा मिलता है, तो वो करीब 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबा धागा हमको मिलता है। ठीक है,
काफी बड़ा, एक कोकून से हमें काफी बड़ा धागा मिलता है। 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबा हमको एक कोकून से धागा मिल जाता है। और इस धागे के यदि वजन की बात करें तो करीब 1.8 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम, ठीक है, इसका वेट होता है इस कोकून का, इस रेशम के धागे का। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमें रेशम कीट से क्या मिलता है, रेशम प्राप्त होता है। ओके, रेशम से जो कपड़े बनाए जाते हैं इसकी स्टार्टिंग होती है चीन में, और भारत है वो रेशम कीट से कपड़े निर्माण में, या फिर कह सकते हैं कि रेशम कीट पालन की बात की जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है, और तीसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है। और इस प्राप्त हुए रेशम से क्या बनाए जाते हैं, बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, और मधुमक्खी में एक बात और बतानी थी आपको कि जो छत्तों में पाई जाने वाली जो मधुमक्खियां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। भाई 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है मादा, एक होती है नर, और एक होती है रानी मक्खी। रानी मक्खी, और इस रानी मक्खी के ही आदेश पर सभी मक्खियां होती हैं वो कार्य करती हैं, ठीक है। इनका एक अलग ही एल्गोरिथम होता है, उसके हिसाब से कार्य करती है। तो इसमें रानी मक्खी के ऑर्डर पर, इसके आदेश पर ही सारी मक्खियां कार्य करती हैं। तो आपको याद रखना है कि मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, ठीक है। तो हमने 2 पढ़ लिए, एक तो हो गया मधुमक्खी पालन, एक हो गया रेशम कीट पालन। अब जो तीसरा आपका जो पॉइंट है वो है लाख कीट संवर्धन, ठीक है, लाख कीट संवर्धन। आपको एक बात तो बतानी है कि रेशम होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो इस का जो भीतरी वाला भाग होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है। और भारी भाग होता है वो सेरेसिन प्रोटीन का बना होता है। यानी कि इस धागे में, धागे का जो भीतरी वाला भाग होता है वो तो बनता है फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन से बना होता है। और जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला जो भाग होता है वो सेरिसिन प्रोटीन से निर्मित होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रेशम होता है वो एक प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लाख कीट संवर्धन, यानी कि लैग कल्चर। ओके, तो ये एक बार मैं रफ कर देता हूं और इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं और ये रफ कर देता हूं। अब देखिए, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाख कीट संवर्धन। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैग कल्चर, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, लाख कीट संवर्धन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाख कीट संवर्धन की। यदि बात की जाए तो इसमें जो लाख कीड़ा होता है, लाख के कीट से यदि व्यापारिक तौर पर लाख प्राप्त किया जाए, लाख प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है, वो लाख कीट संवर्धन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, लाख के जो कीड़े होते हैं, लाख के कीट होते हैं, उनको पालते हैं और उनसे हमें लाख प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि लाख के कीट क्या होते हैं। लाख के कीड़ों के बारे में बात करते हैं, लाख के कीड़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, लाख के कीट की बात की जाए और इनसे लाख कैसे प्राप्त होती है, तो लाख के कीड़े का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है लेसिफर लैका, लेसिफर लैका होता है, ठीक है। और इस लेसिफर लैका के द्वारा, इस लेसिफर लैका की लक्ष्य ग्रंथियों के द्वारा, लक्ष्य ग्रंथियों यानी लाख ग्रंथियों के द्वारा जो रेजिन युक्त पदार्थ स्रावित किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वही लाख होता है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात करें हम भारत की बात करें, लाख उत्पादन के मामले में भारत की बात करें तो भारत विश्व के लाख उत्पादन का, भारत विश्व के लाख उत्पादन का
80% इकलौता उत्पादक देश है भाई। यानी कि पूरे दुनिया भर में जितनी भी लाख उत्पादित की जाती है, ठीक है, तो उसका 80% भाग है वो भारत के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। बाकी की 20% भाग पर अन्य देशों का अधिकार है। बाकी की 80% भाग है, ठीक है, उस पर भारत का ही अधिकार है। यानी कि भारत है विश्व के लाख उत्पादन का करीब 80% भाग है वो उत्पादित करता है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा लाख का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। इसको कहा जाता है लेसिफर लैका, इसको कहा जाता है लेसिफर लैका, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लेसिफर लैका होता है, इसमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के कीट होते हैं, दो कीट होते हैं। एक तो होता है नर और एक होता है मादा कीटा। ठीक है, अब देखिए ये लाख का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ ये लाख को क्या करते हैं, एकत्र करते जाते हैं और उसके अंदर ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लाख का सर्वण करते हैं अपने चारों तरफ और उस आवरण में ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह आवरण उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो नर की यदि बात करें और सबसे पहले इन कीड़ों की बात करें कि लाख के कीड़ों की क्या विशेषता होती है, तो लाख के कीड़े होते हैं छोटी आकृति के सल्कीय कीट होते हैं। कैसे? छोटी आकृति के सल्कीय कीट होते हैं जो इनसे स्रावित होने वाले पदार्थ के अंदर ये बंद हो जाते हैं और ये पदार्थ लाख कहलाता है, जिसके अंदर ये बंद रहते हैं और ये ऐसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। नर की बात की जाए यह मादा से छोटा होता है, गुलाबी रंग का होता है, लेकिन यह केवल निम्फा फेज स्टेज, ठीक है, निम्फा फेज में ही लाख उत्पन्न करता है। क्योंकि हमेशा नहीं करता, केवल जब ये निम्फा अवस्था में होता है तभी यह लाख उत्पन्न करता है। ठीक है, और यदि मादा की बात की जाए तो मादा होती है, यह नर से आकार में बड़ी होती है, एवं ज़्यादा लाख उत्पन्न करती है। ठीक है, अब ये जो मादा होती है ये करती क्या है, यह जो विकसित रस वाले जो तने होते हैं या शाखाएं होती हैं उनसे चिपक जाती हैं और रस चूसना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, ये रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद ये अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। किसका? लाख का आवरण बना लेते हैं और उसके अंदर ये खुद क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, और इसी लाख को इकट्ठा कर लिया जाता है। भारत में बात की जाए तो भारत में देखिए भारत में प्रति वर्ष करीब चार बार लाख उत्पादित की जाती है। यानी कि एक साल में 4 बार लाख का उत्पादन किया जाता है। किसके अंदर? भारत में यदि बात की जाए तो। ठीक है, और देखते हैं। और वैसे लाख उत्पन्न करने की यानी कि हम एक साल में 4 फसल प्राप्त कर सकते हैं। लाख उत्पन्न करने की 2 विधियां होती हैं, एक तो पुरानी विधि है और एक वर्तमान विधि है जो नई विधि है। तो पुरानी विधि में क्या होता है, पुरानी विधि है, देखिए लाख उत्पन्न करने की 2 विधि हैं। कितनी विधि हैं? 2 विधि हैं। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि प्रति वर्ष जो 4 फसल प्राप्त की जाती है, 4 फसल प्राप्त की जाती है लाख की प्रति वर्ष। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि लाख उत्पादन का 50% लाख है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। किससे? रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। एक तो आपको ये याद रखना, ठीक है। 2 विधि है, एक तो है पुरानी विधि। तो देखिए पुरानी विधि में क्या है, पुरानी विधि को अपनाते थे आदिवासी लोगों की विधि है वो पुरानी विधि है और यह विधि है अवैज्ञानिक है। कैसी है? अवैज्ञानिक है, यानी कि इसमें साइंस का कोई भी यूज नहीं किया गया है। और इससे क्या होता है, इससे कि लाख का जो पौधा होता है, ठीक है, उस पूरे पौधे या पेड़ को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है
पूरे को काट दिया जाता है और उस काट देने के बाद हमको क्या मिलती है, लाख मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाख का कीड़ा होता है वो मर जाता है भाई। लाख कीट होती है उसकी क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, लाख कीट की हानि होती है और जो अगली फसल होती है उसमें इतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना पहली फसल में होता है। लेकिन जो दूसरी विधि है वो है नई विधि है, वर्तमान विधि है। वो क्या है, वैज्ञानिक तरीके से लाख को प्राप्त किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से लाख को प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम पेड़ों को एक साथ नहीं काटते, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं। और उससे क्या होता है, उससे लाख के कीड़ों की हानि भी कम होती है। यानी कि जो हानि होती है वो इससे पुरानी बुद्धि की अपेक्षा कितनी होती है, कम होती है। और इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो इन्वेंशन होता है, यानी कि इसका जो अनुसंधान किया जाता है, ठीक है, अनुसंधान केंद्र, उसका नाम आपको याद रखना है कि भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, लाख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहां पर स्थित है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र स्थित है रांची, बिहार में। ठीक है, ये बिहार में स्थित है। भारतीय अनुसंधान केंद्र लाख का कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और इसी के द्वारा ही इस लाख का क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा ही इसका पूरी तरह से ये सब कुछ, पूरी जो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, हर एक जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लाख कीट संवर्धन है वो भी आपका खत्म हो चुका है। आपको याद रखना है कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम होता है लेसिफर लैका। क्या होता है, लेसिफर लैका। और भारत है वो लाख उत्पादन का 80% इकलौता क्या है, उत्पादक देश है। ठीक है, नर और मादा के बारे में आपको याद रखना है कि दो प्रकार के कीड़े होते हैं। नर होता है वो मादा से छोटा होता है, गुलाबी रंग का होता है और केवल जो निम्फा अवस्था होती है उसी में क्या करता है, लाख उत्पन्न करता है। मादा होती है ये नर से आकार में बड़ी होती है और ज्यादा लाख उत्पन्न करती है। ये करते क्या है, ये शाखाओं में से रस को चूसते हैं और अपने चारों तरफ लाख को इकट्ठा करते जाते हैं और खुद उसमें क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की विधियों से हम लाख को अलग किया जा सकता है, पौधे से प्राप्त होते हैं। पुरानी विधि जो आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक है, उसमें क्या करते हैं, ज्यादा हानि होती है लाख के कीड़े की, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पेड़ को काट कर और हमको लाख प्राप्त की जाती है। जबकि वैज्ञानिक विधि होती है, नई विधि है, वर्तमान विधि है, उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, जो आधुनिक विधि अपनी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मछली पालन। मछली पालन, और मछली पालन के बाद आता है पशुपालन। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ते हैं और एक बार मैं एक काम करता हूं, ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मछली पालन। मछली पालन, और मछली पालन को इंग्लिश में कहा जाता है फिशरी। ठीक है, फिशरी, मछली पालन। तो पहले तो आपको याद रखना है कि मछली पालन है वो हमारे द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तालाबों और झीलों में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और मछली का जो प्रमुख उत्पादन होता है वो एक तरह से भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। भोज्य पदार्थ, क्योंकि मछलियों से प्राप्त होने वाला जो हमें भोजन होता है, तो मछलियों में क्या होती है, प्रोटीन होती है, यानी कि उच्च ऊर्जा के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी और बात की जाए, इनके भोज्य पदार्थ के रूप में इनकी बात की जाए तो उच्च ऊर्जा के प्रोटीन तो हो गए, इसके अलावा आसानी से पचने वाला भोजन है। ये आसानी से पचने वाला क्या है, भोजन है। पचने वाला भोज्य पदार्थ हमको इनसे प्राप्त होता है, भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो मानव के द्वारा तालाबों और झीलों में इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इनका पोषण किया जाता है और इसी को कहा जाता है यही फिशरी। ठीक है, यानी कि मछली पालन इसको कहा जाता है। अब भारत की बात करें, आंकड़ों की बात करें, भारत में बात करें तो देखिए भारत है वो समुद्री भोजन उत्पादन की दृष्टि से छठवां स्थान रखता है। कौन सा, छठवां स्थान रखता है। ठीक है, और ये भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर प्रमुख रूप से जो मछली पालन करते हैं उसके अंदर आते हैं पश्चिम बंगाल है,
पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा, इनमें पुराना मछली उद्योग स्थित है। यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से मछली उद्योग है वो किया जाता है, यानी कि मछलियों का पालन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, खारे जल की अपेक्षा जो मछलियां होती हैं वो मीठे जल में मछलियों का उत्पादन आसानी से होता है और जल्दी होती हैं। ठीक है, तो यानी कि मीठे जल में मछलियां होती हैं वो ज़्यादा जल्दी सर्वाइव करती हैं। तो मीठे जल की मछलियों के बारे में आपको बताता हूँ। मीठे जल की मछलियों की कुछ वैरायटी, कुछ किस्मों के बारे में बताता हूँ। तो जिनमें से देसी मछली है, देखिए जिनका उत्पादन किया जाता है, देसी मछली हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं इनके, रोहू, ठीक है, कतला और मृगल, ये देसी मछली हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। और यदि विदेशी मछलियों की बात की जाए कि विदेशी मछलियों का भी आजकल प्रयोग हो रहा है, इनका उत्पादन किया जाता है विदेशी मछलियों का, तो उनमें एक प्रमुख है कामन कार्प। ये नाम आपको याद रखें, रोहू, कतला, मृगल, ये देसी मछलियों के नाम है, और कामन कार्प है वो विदेशी मछलियों के नाम है। ठीक है, तो अब इनके उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं जलाशय बनाना पड़ता है। तो जलाशय निर्माण की जो आवश्यकता होती है, वो जलाशय है वह चिकनी मिट्टी से बना होना चाहिए। यदि वो चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, तो एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि वो अच्छा जलाशय साबित हो सकता है। ठीक है, वो चिकनी मिट्टी से बना हुआ हो सकता है, और इस जलाशय के हम तापमान, यानी कि पानी का तापमान है, वहाँ पर प्रकाश, जल प्रवाह, उसमें घुलित ऑक्सीजन, यदि इन सभी को नियंत्रित कर लिया जाए, इन सभी को नियंत्रित करके हम मछलियों का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अब हमने देख लिए उनके निवास की बात कर ली कि जलाशय कैसा होना चाहिए, कि चिकनी मिट्टी वाला क्षेत्र होना चाहिए वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि उनके भोज्य पदार्थ की बात करते हैं कि उनके लिए भोजन में क्या होना चाहिए। तो भोज्य पदार्थ उनको क्या खिलाने चाहिए, भोज्य पदार्थ की बात की जाए तो भोज्य पदार्थ में पहला, ठीक है, पहली यदि बात करें तो उनके लिए समुद्री, या हम कह सकते हैं कि जलीय सूक्ष्म, छोटे जलीय पादप एवं जंतु। ठीक है, सूक्ष्म जलीय पादप एवं जंतु, इनको हम खिला सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई कृमि वगैरह होती है, मछलियां उनका सेवन कर लेती हैं। और यदि घर की तरफ से देखा जाए, ठीक है, घरेलू भोजन के बारे में बात की जाए, घरेलू भोजन के बारे में बात की जाए तो देखिए, चावल की भूसी खिला दिया जा सकती है, चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े, ठीक है, तो ये इनके भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये है मछली पालन। इसमें आपको याद रखना है कि भारत है समुद्री भोजन उत्पादन की दृष्टि से 6वां स्थान रखता है। देसी मछलियाँ आपको याद रखना है, इनके वैरायटी, किस्मों के नाम याद रखने हैं, रोहू, कतला और मृगल। पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं 3 देसी मछलियों के नाम बताइए, तो रोहू, कतला और मृगल। विदेशी मछलियों के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कामन कार्प होती है। ओके, जलाशय की स्थिति बारे में पूछा जाए तो जलाशय की दशा में बात की जाए तो चिकनी मिट्टी वाला जलाशय होना चाहिए। भोजन के पदार्थ की बात की जाए, घरेलू भोजन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि जो कृत्रिम भोजन होता है, देखिए प्राकृतिक भोजन होता है, सूक्ष्म जीव, पादप एवं जंतु ये आते हैं प्राकृतिक भोजन के अंदर। प्राकृतिक रूप से हम उनको क्या खिला सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव, पादप एवं जलीय जंतु आते हैं, ये प्राकृतिक भोजन के अंदर आता है। और कृत्रिम भोजन आता है जो ये घरेलू वाला भोजन होता है, कृत्रिम भोजन, ठीक है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, उसको भी हम इनको खिला सकते हैं। जैसे कि चावल की भूसी है, गेहूं की चापड़ है, अनाज के टुकड़े, उनको भी इनको खिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है मछली पालन। अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ते हैं पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ते हैं? पशुपालन
इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए पशुपालन क्या होता है कि जब हम पशुओं को पालते हैं, पशुओं क्या करते हैं, पालते हैं, तो इसकी यदि सही डेफिनेशन दी जाए तो कृषि विज्ञान की वह शाखा, ये किसकी शाखा है, एग्रीकल्चर की शाखा है। ठीक है, कृषि विज्ञान क्या है, एक शाखा है जिसके अंदर किया जाता है, जिसके अंदर पालतू पशुओं के भोजन, ठीक है, उनके आवास, उनके स्वास्थ्य एवं प्रजनन, इन सबका क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन का अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाती है, पशुपालन कहलाती है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि विश्व में बात करें भारत के लिए, विश्व में यदि बात की जाए विश्व में, तो विश्व में जितनी भी भैंसें पाई जाती हैं, ठीक है, तो विश्व में जितनी भी भैंसें पाई जाती हैं उसका 55% भाग है, 55% भाग है वो भारत में पाया जाता है। विश्व में भैंसों की बात की है, ओके। और यदि विश्व में गायों की बात की जाए, विश्व में गायों की बात की जाए तो भारत में विश्व की 15% गाय हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, गाय है वो भारत में विश्व की 15% गाय पाई जाती हैं और 55% भैंसें हैं वो पाई जाती हैं, विश्व की 55% भैंसें पाई जाती हैं। पशुपालन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है देखिए वो दूध उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से पशुपालन किया जाता है। किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। अब जब बात दुग्ध उत्पादन की आ गई है तो भारत में जो 53%, देखिए भारत में 53% दूध का उत्पादन होता है वो तो होता है भैंसों से। किससे होता है, भैंसों से। भारत में दूध का उत्पादन 53% होता है वो भैंसों से होता है और 43% दूध का उत्पादन होता है वो होता है गायों से। किससे, गायों से होता है। भारत में 53% दूध का उत्पादन भैंसों से होता है और 43% दूध का उत्पादन है वो गायों से होता है। और यदि अन्य पशुओं की बात की जाए, अन्य पालतू पशुओं की बात की जाए तो उनमें भारत का क्या स्थान है उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे दुग्ध उत्पादन के मामले में, ठीक है, दूध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है, ओके। और यदि बात करें हम बकरियों की बात करें, देखिए बकरियों की बात करें तो बकरियों की संख्या के आधार पर भारत का है वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। यदि भेड़ों की बात की जाए, भेड़ों की बात की जाए तो भेड़ों की संख्या के आधार पर भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा यदि कुक्कुट की बात की जाए, कुक्कुट यानी कि मुर्गा पालन की बात की जाए तो मुर्गों की संख्या के आधार पर देखी जाए, कुक्कुटों की संख्या का आधार पर देखी जाए तो भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आंकड़े ये आपको याद रखने हैं और इस प्रकार से छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से पशुपालन किया जाता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में 55%, विश्व का 55% है वो दूध उत्पादित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भैंसों से, और 15% वो दूध उत्पादित किया जाता है वो गायों से किया जाता है। और दूध उत्पादित की देश में बात की जाए तो भारत में 53% भैंसों से दूध उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और 43% भैंसों से दूध उत्पादित किया जाता है, किसमें, गायों से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए ये जो 55% और 15% हैं ये विश्व में क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। यानी कि विश्व में 55%, ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की भारत में 55% भैंसें पाई जाती हैं और पूरे विश्व की भारत में 15% गाय पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो है संख्याएं। और ये जो 53% और 43% जो आंकड़ा दे रखा है ये किसका है, ये दूध उत्पादन का है, ये भारत में दूध उत्पादन का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेयरी उद्योग से रिलेटेड और कुक्कुट पालन, ऊन उद्योग, प्रवाल व्यक्तियां, मोती मुग्धा संबंधित। ठीक है, और इसके बाद आता है जंतुओं के अन्य महत्व। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं और कल की क्लास में आपका एक चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर
15 है पृथ्वी की संरचना की स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये चैप्टर है मोस्टली कंप्लीट करवा दिया है। कल की क्लास में डेयरी उद्योग पढ़ेंगे और मुर्गी पालन, इनकी पोल्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, ऊन उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रबाल और प्रबाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे, और मोती या मुक्ता संवर्धन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और अन्य जंतुओं का क्या क्या महत्व है, ठीक है, हमारे जीवन में, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कल की क्लास में ये चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास हम इतना रखते हैं। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके, ओके। और आप लोग वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं वो वीडियो को व्यूज कर रहे हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं है कि यदि यदि आप कहीं पर भी और कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि ऑफलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यदि ऑनलाइन में यदि एडवांस आप चलते रहेंगे, एडवांस में आपकी क्लास होती रहेंगे, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, उसके बाद यदि ट्यूशन भी आप जाते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि आप वहाँ पर पीछे चल रहे होंगे, क्योंकि आप किसी भी ट्यूशन में आप इतनी आगे नहीं पहुंच चुके होंगे कि आपका 14वां चैप्टर वो चल रहा हो, नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ से पढ़िए, एडवांस में रहिए, आगे रहिए, और वहाँ पर ऑफलाइन क्लास में आप रिवीजन कीजिए, आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत कुछ पहले से आता हुआ होगा, ओके, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप क्लासों को कंटिन्यू कीजिए, क्लास को बीच में ड्रॉप मत कीजिए, लगातार क्लास लीजिए, इसका आपका फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ओके। तो सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आराम से पढ़ाई कीजिए, घर बैठकर मन लगा कर खूब पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर पढ़ाई करते रहिए, ओके। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।